नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल श्रवण GS क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयास कर रहे होंगे और करना ही चाहिए। क्यों? और हमेशा मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बिना मेहनत का क्या मिलता है? क्या देखिए, महाभारत में बहुत अच्छी बात कही गई है। उसमें कहा गया है कि आस कहे रे श्वास से, आस कहे रे श्वास से, धीरज धरना सीख, मांगे बिन मोती मिले, मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इसलिए जो भी आप लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस लक्ष्य के प्रति एक दृढ़ संकल्प लेकर के दृढ़तापूर्वक एक दृढ़ इच्छा शक्ति से निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि लक्ष्य मांगने से नहीं प्राप्त होता है, लक्ष्य निरंतर प्रयास करते रहने से और इच्छा शक्ति मजबूत रखने से प्राप्त होता है। इसीलिए मेहनत करते रहिए, बेहतर लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य के प्रति हमेशा निरंतरता से मेहनत करते रहिए, ठीक है। और कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है, बिना जब आप मेहनत करते रहेंगे ना, कब आपको लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। मेहनत करते 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 इतनी अच्छी आपके अंदर एक ज्ञान आ जाएगी, ज्ञान का कोश समा जाएगा। आपका बोलने की शैली, आपकी चलने की शैली, किसी से बात करने की शैली एकदम बदल जाएगा। इसीलिए हमेशा ज्ञान के प्रति जागरूक रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और शिक्षा एक कहते हैं ना कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो पीता है वो बेहतर दहाड़ता है। इसीलिए बेहतर शिक्षा ग्रहण कीजिए, आपको ज़िंदगी में कोई नहीं पछाड़ सकता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे पिछले क्लास में, अब सिलेबस में आ जाते हैं हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। उसमें भारत का मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश में मैदान का हम लोग विभाजन किए थे, किस प्रकार से हम लोग मैदानी भागों को विभाजित किए थे, पूरा तरीके से हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए। और हम लोग कुछ हेडिंग दिला के पिछले क्लास में छोड़े थे कि मैदानी प्रदेश की जो प्रमुख संरचनाएं हैं, उसके बाद जैसे भावर, तराई, बांगर, खादर, ये सब भूड़, धांड, ये सब क्या होता है, ये हम आप लोगों को हेडलाइनिंग दिलवा के छोड़ दिए थे। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं आज, क्या कि जो भावर तराई प्रदेश क्या होता है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले एक फिगर से आप लोग समझिएगा। मान लीजिए, एक सेकेंड, इंक ज़्यादा पड़ जाता है ना तो निकल जाता है। हाँ, तो गंदा हो गया। चलिए, तो हम लोग एक फिगर से समझते हैं। भूड़, धांड, भावर, तराई प्रदेश क्या होता है, डेल्टाई प्रदेश क्या होता है, कैसे इसका निर्माण होता है, एक एक चीज़ों को हम लोग समझेंगे। आप लोगों को ज्योग्राफी में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहिए और जैसे जैसे हम बताएं उसका नोट्स बनाते रहिए। देखिए, पहले मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक। पहाड़ के बाद क्या होता है, पठार होता है, पठार के बाद क्या होता है, मैदान होता है, ठीक। और मैदान के बाद जो है कि समुद्र होता है। तो मान लीजिए कि ये समुद्र है, ठीक है, मान लीजिए ये समुद्र है, ये समुद्र का लेवल है, इस प्रकार से बना हुआ, ये समुद्र का ये लेवल है, ये ठीक है, ये समुद्र लेवल है। तो नदियाँ हमेशा कहाँ से निकलती है, पहाड़ से। मान लीजिए नदियाँ पहाड़ से निकली, और जब नदी पहाड़ से निकलती है तो इस प्रकार से ये पठारी प्रदेश में आती है। उसके बाद पठार से नीचे गिर कर के मैदान में आती है, और मैदान से आके फिर वो समुद्र में गिर जाती है। सारी नदियाँ यही है, ठीक है। लगभग नदी क्या होती है, पहाड़ से निकल के और सबसे निचला स्तर समुद्र में गिर जाती है हमेशा पानी। अब देखिए, तो ये जब पहाड़ से नदी गिरती है तो इस समय इसका ढाल अधिक रहती है, तो यहाँ पे नदी को युवावस्था कहेंगे, क्योंकि ढाल अधिक रहने के कारण इसका गति क्या होता है, तेज होता है। इसका गति यहाँ तेज होता है, इसीलिए जब ये गति तेज होती है तो इसको युवावस्था कहेंगे, ठीक है। और जैसे नदी पठारी भाग में आती है,
ठीक है। तो यहाँ पे आके वो पोढ़ा अवस्था में बदल जाती है, यानी कि उसका गति थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है। और जैसे वो मैदानी भाग में आती है तो वो वृद्धावस्था में हो जाती है, यानी उसका गति और सुलह हो जाता है, ठीक है, उसमें उतनी ताकत नहीं रहती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैदानी भाग में नदी कई भागों में डिवाइड हो जाती है, मैदानी भाग में आके कई भागों में मतलब बट जाती है, ठीक है, और वो फैल जाती है मैदान में आके, ठीक है। और जब वो मतलब समुद्र में गिरती है तो इस प्रकार से फैलते हुए कई भागों में डेल्टा बना के मतलब गिरती है। तो देखिए, जब नदी पहाड़ से निकलती है तो इसके पास ताकत ज़्यादा होता है, क्योंकि स्पीड से वो मतलब प्रवाहित होती है, इसलिए इस पहाड़ से वो अपने साथ कंकड़ पत्थर तोड़ के अपने साथ लाती है। और जब अपने साथ लाती है तो यहाँ मतलब अपने साथ धकेलते हुए लाती है, यानी कि प्रवाहित करते हुए लाती है, और ला करके, ठीक है, अपने ही पास, जैसे ये पहाड़ी भाग से नीचे गिरती है तो इस भाग में आके जमा कर दी, कंकड़ पत्थर को क्या कर दी, जमा कर दी। पहाड़ से गिरने के बाद जो है नदी का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब स्पीड उसका कम हो जाएगा, देखिए अब देखिए, पहाड़ से नदी गिरने के बाद स्पीड क्या हो जाएगा, नदी का कम हो जाएगा। तो अब वो जो अपने साथ कंकड़ पत्थर बहा के ला रही थी वो अपने ही मार्ग में जो है रख देगी, यानी कि नदी प्रवाहित हो रही है, अपने साथ कंकड़ पत्थर ला रही है, लेकिन जैसे वो ढलान से नीचे गिर गई तो इसमें स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। तो यही पत्थर कंकड़ को ये अपने ही पास में जमा कर देती है, अपने ही मुहाने को, रास्ता को रोक देती है। अब देखिए, जब यहाँ कंकड़ पत्थर जमा हो गया तो यहाँ पे नदी क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। कैसे कि यहाँ पे नदी ना, इस कंकड़, जैसे दो कंकड़ पत्थर है, इस कंकड़ पत्थर के बीच में जो गैप होता है उस गैप से नदी प्रवाहित होने लगती है। कंकड़ पत्थर के यहाँ पे नदी आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि कंकड़ पत्थर के अंदर, जैसे कि दो पत्थर है, दो पत्थर, इसके बीच में जो मतलब गैप है, इधर से पानी प्रवाहित होने लगती है। इसी प्रकार से यहाँ पे ये कंकड़ पत्थर के अंदर अंदर नदी प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। तो ये एकदम, ये जहाँ पे यह कंकड़ पत्थर वाला इलाका है, ठीक है। अब देखिए, कंकड़ पत्थर के बाद जो है नदी उसके बाद आगे बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद मैदानी प्रदेश में गिरने से पहले इस कंकड़ पत्थर को तोड़ के थोड़ा और आगे बढ़ती है तो यहाँ पे एक महीन कण, यानी कि सूक्ष्म कण को जमा करती है, ठीक है, सूक्ष्म कण को जमा करती है। इस पर ये दलदली क्षेत्र होता है। जैसे इस कंकड़ पत्थर के क्षेत्र से नदी निकलती है तो अपने साथ बहुत सारे गाद प्रवाहित करके लाती है, महीन कण वाला मिट्टी लाती है और इस क्षेत्रों में जमा कर देती है, इस क्षेत्रों में जमा कर देती है, ठीक है। तो इसके बाद वाला क्षेत्र, इसके बाद वाला क्षेत्र, ठीक, ये वाला क्षेत्र, ये महीन कण वाला क्षेत्र। तो ये देखिए, पहले नदी मुहाने से, पहाड़ से निकली, ठीक है, और पठारी भाग में आई, और अपने स्पीड जब तक रहती है तो ठीक है, और जैसे स्पीड उनका कम होता है तो वो जो कंकड़ पत्थर है जो पहाड़ से वो ला रही थी वो अपने ही मुहाने पे जमा कर देती है। और नदी क्या होती है, उस कंकड़ पत्थर के जो बीच में गैप होता है उसके नीचे नीचे प्रवाहित होती है। वहाँ आपको छोटी सा नदी विलुप्त दिखाई देगा, क्योंकि कंकड़ पत्थर के बीच में पानी प्रवाहित होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा। और इसी प्रदेश को, ये जो आपका फिगर बना है, इसी प्रदेश को भावर प्रदेश कहा जाता है। इसी प्रदेश को क्या कहा जाता है, भावर प्रदेश। अभी और फिगर बनाएंगे, इसी को भावर प्रदेश कहा जाता है। और ये जो महीन कण है, इसके बाद जो नदी है ये महीन कण वाली मिट्टी है। जैसे ही नदी कंकड़ पत्थर से बाहर निकलती है तो अपने साथ महीन कण वाली दलदली मिट्टी लाती है। यह दलदली क्षेत्र है, इसी को कहते हैं तराई क्षेत्र। इसी को क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाए हैं, तराई क्षेत्र। उसके बाद नदी क्या होती है, उसके बाद देखिए नदी मैदानी भाग में जाती है। तो मैदानी भाग में नदी क्या होती है, मतलब कि फैल जाती है मैदान में, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा यहीं पे हम बता दें कि नदी जब मैदान में फैल जाती है तो क्या होती है कि उनका धाराएं मुड़ जाती है। जैसे मैदानी भाग में गई और वो इस तरीके से मुड़ गई। क्यों ऐसे हो जाती है, क्योंकि इसका स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। इसीलिए नदी के बीच में, मान लीजिए यहाँ नदी आई, यहाँ पे मतलब पत्थर मिल गया तो नदी अपना उतना, इसको ताकत नहीं रह जाता यहाँ पे आके कि इनको ये हटा पाए, इसीलिए इनके साइड से निकल जाती है। फिर मान लीजिए यहाँ कुछ मिल गया तो इस प्रकार से फिर नदी इधर मुड़ जाती है। इस प्रकार से नदी मैदानी भाग में इस प्रकार से मुड़ता हुआ दिखाई देगा आपको।
अब देखिए मैदानी भाग में नदी जो है इस प्रकार से मुड़ता हुआ दिखाई देगा। अब मान लीजिए नदी की धारा धीरे धीरे इस कंकर पत्थर को तोड़ के अब सीधा हो गई। अब मान लीजिए ऐसे करके सीधा हो गई, यानी कि ये धारा बंद हो गया। अब और नदी अब कैसे हो गई? सीधा। अब देखिए पहले नदी इधर से प्रवाहित हो रही थी, इधर से, तो यहाँ से प्रवाहित हो रही थी, यहाँ पे नया नया मिट्टी ला रही थी। तो जब नया मिट्टी था तो इसको खादड़ प्रदेश कहेंगे, ठीक है। लेकिन फिर नदी क्या हो गई? अपनी धारा को सीधा कर ली। अब इधर मिट्टी क्या हो गया? जमा हो गया। ये खादड़ मिट्टी ही है लेकिन जमा हो गया। अब देखिए ये जमा हो गया, लेकिन अब नदी इधर से प्रवाहित होने लगी। लेकिन ये नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है, ठीक है। लेकिन यही बाद में पुराना हो जाएगा। यही बाद में जब पुराना हो जाएगा तो इसी को कहेंगे बांगर मिट्टी। इसी को क्या कहेंगे? बांगर मिट्टी। और जो नई मिट्टी है, ये वाली मिट्टी जो आसपास में है इसका, इसी को कहेंगे खादड़ मिट्टी। तो जहाँ पे नदी जो है हर एक साल बाढ़ का मैदान होता है, जहाँ मिट्टी हर एक साल मतलब कि ला के निक्षेप करती है नदियाँ, उसको खादड़ प्रदेश कहेंगे। और खादड़ प्रदेश ही जब पुराना हो जाता है, क्योंकि नदी अपना मार्ग चेंज कर लेती है और वो मिट्टी जो है कि वहीं रह जाती है और कई साल तक रह जाती है, तो वो क्षेत्र पुरानी मिट्टी वाला क्षेत्र हो गया। वहाँ अब बाढ़ नहीं आने लगा, इसीलिए उसको कहेंगे बांगर प्रदेश, ठीक। उसके बाद नदी जब अपने मुहाने पर जाती है तो वो कई धाराओं में विभक्त हो जाती है। इसी को कहेंगे डेल्टाई प्रदेश। इसी को क्या कहेंगे? डेल्टाई प्रदेश, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब कि पहले क्या हो गया? भावर प्रदेश। एक सेकेंड, देखिए पहले क्या हो गया? भावर प्रदेश। भावर प्रदेश क्या? जब मैदान मतलब पहाड़ से नदियां जब गिरती है तो अपने साथ कंकर पत्थर लाके अपने ही पास जमा कर देती है, क्योंकि उसके पास उतना ताकत नहीं रह जाता है कि वो आगे धकेल पाए, इसीलिए यहाँ जमा हो गई कंकर पत्थर और उसके अंदर से ही नदी बहने लगती है, तो वो हो गया भावर प्रदेश। उसके बाद वहाँ से महीन कण जो है, इस पत्थर के बाद महीन कण सब मतलब सूक्ष्म मतलब कण सब जो है, मिट्टी के गाद सब, वो अपने पास में जमा करती है इसके बाद वाला क्षेत्र। तो यहाँ पे ये दलदली क्षेत्र हो जाता है। ये क्षेत्र कैसा है? ये दलदली है, ये दलदली है, तो इसको कहेंगे तराई क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद नदी मैदान में गई। मान लीजिए कि नदी जो है यहाँ से मैदान में गई, इस प्रकार से नदी बह रही, ठीक है, ये बह रही है। अब ऐसे करके नदी प्रवाहित हो रही है। मैदान में नदी ना मुड़ जाती है सांप के तरह, ठीक है, आपको बताए ही रीजन। अब मुड़ गए, मान लीजिए कि नदी इस तरह से प्रवाहित हो रही है और मान लीजिए कि धीरे धीरे नदी क्या हो गई? इस क्षेत्र में मान लीजिए कुछ कंकर पत्थर था या पहाड़ निकल गया, तो नदी में उतनी ताकत नहीं है, क्योंकि मैदानी भाग में आ गई, ढलान कम है, तो इसको काट नहीं पाएगी, मुड़ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे नदी रेत से इसको काटते काटते ये सीधा हो गया। यानी कि ये वाला भाग जो देखिए, ये वाला भाग पहले नदी का ही है और यहाँ पे अभी खादड़ मिट्टी है, क्योंकि नया मिट्टी को ही खादड़ मिट्टी कहते हैं, जहाँ हर साल बाढ़ आती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ नदी प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पे तो मिट्टी है ही, तो ये नया मिट्टी है, इसके आसपास में नया मिट्टी है, क्योंकि यहाँ बाढ़ आ रहा है, नया मिट्टी है। लेकिन अब नदी अपना धारा चेंज करके इधर से चेंज कर ली और नदी अपना धारा को सीधा कर ली, इस तरीके से सीधा कर ली। अब देखिए ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये तो नदी द्वारा लाई गई ही है, ये जो है नदी द्वारा ही लाई गई है। लेकिन अब यहाँ बाढ़ नहीं आने लगी, क्योंकि नदी अपनी धारा क्या कर ली? चेंज कर ली। अब नदी जो है इस क्षेत्रों में प्रवाहित होने लगी, यहाँ पे बाढ़ आने लगा, ठीक है। अब इधर बाढ़ नहीं आने लगा और इधर सालों से बाढ़ नहीं आने लगा। ये था पहले खादड़ मिट्टी, लेकिन अब ये पुरानी हो गई, तो अब इसी को कहेंगे बांगर मिट्टी। इसी को क्या कहेंगे? बांगर मिट्टी। तो इस प्रदेश को कहेंगे बांगर प्रदेश, ठीक है। अब जहाँ नदी बाढ़ लाती, यानी कि यहाँ प्रवाहित हो रही, तो आसपास में हर साल इसमें बाढ़ आता है, ठीक है। तो इसके बगल वाला इलाका को क्या कहेंगे? यानी ये बगल वाला इलाका हो जाएगा खादड़ मिट्टी, ठीक है, खादड़ मिट्टी। और जैसे नदी मुहाना पे गिरती है, समुद्र में गिरती है, तो ये कई भागों में डिवाइड हो जाती है, इस तरीके से बट जाती है। तो इसी को कहेंगे डेल्टाई प्रदेश। इसी को क्या कहेंगे? डेल्टाई प्रदेश। बस आप लोगों को यही समझना था, ठीक है, यही समझना था। अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि जो नदी के आसपास वाला मिट्टी होती है, जहाँ नदी हर साल बाढ़ लाती है, उसको कहेंगे खादड़ प्रदेश, ठीक है, उसको कहेंगे खादड़ प्रदेश, उसको कहेंगे खादड़ प्रदेश, ठीक। और उसके दूर वाला जो ये वाला इलाका है, मान लीजिए यहाँ पहले नदी थी दोनों साइड, ठीक है, अब ये सब भी नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी है,
पूरे क्षेत्र में। लेकिन अब यहाँ से नदी अपनी धारा चेंज कर ले, ये हो गया बांगर प्रदेश। तो नदी का जो दूर वाला इलाका होता है जहाँ बाढ़ अब आना बंद हो गया तो वो बांगर मिट्टी कहलाती है। ठीक है, तो खादड़ बांगर आप लोग समझ गए, प्लस में भावर और तराई क्षेत्र भी समझ गए। तराई क्षेत्र दलदली क्षेत्र होता है। अब इसी को थोड़ा सा भारत के मैप में आप लोगों को समझा देते हैं, उसके बाद हम लिखा देंगे। उसके बाद क्या, मुख्य क्षेत्र यही है, भावर तराई बांगर, ठीक है, खादर डेल्टाई प्रदेश। आप सभी समझ गए कि ये वास्तविक में क्या होता है। अब देखिए भारत का मैप में आप लोगों को अच्छे से समझाते हैं। देखिए इसको आप लोग समझने के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुख्य रूप से अभी आप लोगों को फिगर बताएंगे हम। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। चलिए देखिए भारत का मैप बनाते हैं। ठीक है, और इसमें हम आप लोगों को समझाते हैं। आप लोग भी ये मैप बना सकते हैं, छोटा सा मैप बनाएंगे। देखिए इधर दिखेगा नहीं क्या, ये छोटा सा ही मैप बनाते हैं, दिख जाएगा। बस आप लोग समझ जाइए कि ये है क्या, उसके बाद हो गया काम क्लियर। ये भारत हो गया, हमारा प्यारा सा भारत। ये भारत हो गया। ठीक है, और ये देखिए ये हो गया हमारा हिमालयी पर्वत प्रदेश। ये मान लीजिए हिमालयी पर्वत प्रदेश है, ये हिमालय है। ठीक, ये हिमालय है, ये हमारा हिमालय है। अब देखिए जितना भी नदियां हैं वो उत्तर भारत की नदियां हैं, जो मतलब उत्तर से प्रवाहित होती है। वो नदी जो है पहाड़ से निकलती है। अब देखिए जब नदी मान लीजिए यहाँ पहाड़ से निकली, अब पहाड़ से प्रवाहित होने के बाद देखिए जितनी भी इधर से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, और यहाँ पे इस तरह से गंगा जो प्रवाहित होती है, गंगा में आके बहुत सारी नदियाँ इधर से मिलती है, और इधर से भी कई सारी नदियाँ हैं जो गंगा में मिलती है। अब देखिए जब ये नदी पहाड़ से गिरती है, ध्यान दीजिएगा, जब ये पहाड़ से ऊंची पहाड़ से गिरती है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर ला के इस क्षेत्रों में जमा कर देती है। ये पूरे क्षेत्रों में जो है जमा कर देती है, इस पूरे क्षेत्रों में। देखिए ये कंकड़ पत्थर जमा कर देती है, अपने साथ लाती है तो, और उसके पास ताकत कम हो जाता है तो मतलब वो जो है अपने मुहाने पे रख के जमा कर देती है, उसके अंदर से प्रवाहित होने लगती है। तो यही जो कंकड़ पत्थर अपने मुहाने पे जमा कर दी, इसी क्षेत्र को कहेंगे भावर प्रदेश। पूरे यहाँ वहाँ है। उसके बाद नदी जैसे कंकड़ पत्थर से अंदर से प्रवाहित होती है तो अपने साथ महीन कण वाली गाद मतलब कि अपने साथ लाती है, और इसके बाद वाला यहाँ पे जो है दलदली भूमि यहाँ अपने यहाँ जमा कर देती है। उसके नीचे वाला इलाका में ये पूरे इलाका में दलदली भूमि है। ठीक है, ये और इसी को हम लोग कहेंगे, ये वाला जो इलाका है इसी को कहेंगे तराई। उसके बाद नदी का जो देखिए अब इस क्षेत्रों में नदी जो है अपना धारा आप चेंज नहीं करती है। आप लोग मैप में देखेंगे गंगा नदी को, तो इधर इस क्षेत्रों में नदी अपनी धाराएं चेंज नहीं कर रही है, एकदम सीधे प्रवाहित हो रही है। लेकिन जैसे इस उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में आती है नदी, इस प्रकार से प्रवाहित होती है, इस प्रकार से सर्प की तरह मुड़ी हुई है। आप लोग मतलब कि फिगर में भी देख सकते हैं। ठीक है, फिगर में भी दिखाई देगा आपको, इस तरीके से नदी मुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जब नदी मुड़ी हुई है इसीलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा बांगर प्रदेश इधर आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अब नदी इस क्षेत्रों में आपको बांगर प्रदेश मिलेगा, क्योंकि ये नदी के द्वारा लाई गई ही मिट्टी है, लेकिन अब पुरानी हो गई है। अब नदी यहाँ धारा चेंज नहीं कर रही है, इधर आपको बांगर प्रदेश ज़्यादा मिलेगा। यूपी का और बिहार का इस इलाका में ज़्यादातर आपको खादड़ प्रदेश मिलेगा। अब हम क्षेत्रीय स्तर पे बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया के स्तर पे बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसी में दूर जाएंगे तो यहाँ भी हमको बांगर प्रदेश मिलेगा, नदी के आसपास खादड़ प्रदेश, और दूर जाएंगे तो बांगर प्रदेश मिलेगा। लेकिन हम इंडिया लेवल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ये वाला जो ये मोटा मोटा जो कण है इसी को हम लोग कहेंगे भावर प्रदेश, इसी को भावर प्रदेश। इसके नीचे वाला जो ये महीन कण वाला क्षेत्र है इसको कहेंगे तराई प्रदेश। तराई प्रदेश जो दलदली है, ये कैसा है, ये दलदली है, दलदली है ये। ठीक है, दलदली है।
और उसके बाद जो है ये इस क्षेत्र में आपको दिखाई देगा कि देखिए मान लीजिए कि नदी जो है इस क्षेत्र में बाढ़ लाती है, इस क्षेत्र में, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये पूरा का पूरा नदी का ये क्षेत्र जो है जिसको हम हरे रंग से कर दिए, ये मान लीजिए कि हो गया खादड़ प्रदेश, ये खादड़ प्रदेश। और इसके बाहर वाला इलाका जो नदी जो है, नदी की ही मिट्टी है लेकिन ये बाहर वाला इलाका है, यहाँ बाढ़ नहीं आती है, तो ये दोनों तरफ क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ हो जाएगा आपका बांगड़ प्रदेश। पुरानी खादर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ प्रदेश कहते हैं, ठीक है। तो ये बांगड़ प्रदेश हो गया, ठीक है। ये इस प्रकार से मतलब खादर, बांगड़, डेल्टा, अब यही सब उसका अन्य संरचनाएं हैं, ठीक है। उसी का मतलब उप विभाग होता है। अब इसको समझ गए, अब एक फिगर बना लीजिए, इस फिगर को, इस दोनों में एक फिगर को बना लीजिए और इसको भी बना लीजिए। उसके बाद हम एक फिगर बनाएंगे और आपको समझाते चलेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग अब हेडलाइनिंग दीजिए भावर संरचना, ठीक है। लिखिए, हेडलाइन दीजिए भावर संरचना। अब इसी के बारे में लिखा देते हैं, हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस समझना है इसको, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा तो आप समझ जाएंगे। जहाँ समझ में नहीं आए 2-3 बार वीडियो देखिए, ठीक है। 2-3 बार वीडियो देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। आप लोग लिखिए भावर संरचना। ये मान लीजिए पहाड़ है और इस प्रकार से है, ठीक। अब देखिए तो ये वाला इलाका, ये पाद प्रदेश कहलाता है, ये वाला, यहाँ पे कंकड़ पत्थर वाला इलाका है, मोटा मोटा कंकड़ पत्थर अपने मुहाने पे नदियाँ जमा कर दी, ये वाला। और उसके बाद वाला महीन कण वाला इलाका उसके बाद होता है, तो ये वाला है, ठीक है। और इधर से नदी प्रवाहित हो रही है, नदी प्रवाहित हो रही है। तो ये वाला प्रदेश क्या हो गया आपका, भावर प्रदेश, ठीक है, भावर प्रदेश। और ये वाला इलाका क्या हो गया, ये हो गया तराई, तराई। और ये कैसा है, दलदली क्षेत्र है, दलदली है, ठीक है, ये दलदली है। फिर फिगर बना लीजिएगा, पहले लिखिए आप लोग, लिखिए भावर प्रदेश, भावर प्रदेश लिखिए और मतलब हेडलाइनिंग दीजिए और लिखिए भावर संरचना या भावर प्रदेश, कुछ भी लिखिए, भावर प्रदेश या भावर संरचना, ये किसको कहते हैं भावर संरचना, लिखिए। अब इसी को लिखा देते हैं, लिखिए यह मध्यवर्ती मैदान में, यह मध्यवर्ती मैदान में हिमालय से संलग्न क्षेत्र में, हिमालय से संलग्न क्षेत्र में, संलग्न क्षेत्र में सकरी पेटी में स्थित, सकरी पेटी में स्थित कंकड़ पत्थर युक्त संरचना है, कंकड़ पत्थर युक्त संरचना है। यहाँ पूर्ण विराम दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा यहाँ हिमालय की नदियों द्वारा, हिमालय की नदियों द्वारा मोटे कंकड़ पत्थर का निक्षेप होने से, मोटे कंकड़ पत्थर का निक्षेप होने से ऊबड़ खाबड़ संरचना का विकास हुआ है, ऊबड़ खाबड़ संरचना का विकास हुआ है। फिर पूर्ण विराम दीजिएगा। यहाँ कुछ बड़ी नदियों को छोड़कर, यहाँ कुछ बड़ी नदियों को छोड़कर अधिकांश नदियाँ, अधिकांश नदियों, अधिकांश नदियों का जल सतह के नीचे छुप जाता है, सतह के नीचे छुप जाता है, या अस्थायी रूप से नदियाँ विलुप्त हो जाती है, या अस्थायी रूप से नदियाँ विलुप्त हो जाती है, क्योंकि यह कंकड़ पत्थर क्षेत्र में नदी अंदर से प्रवाहित होने लगती है, फिर अचानक बाहर निकलती है कंकड़ पत्थर से तराई क्षेत्रों में, ठीक है। तो यहाँ पे विलुप्त हो जाती है, ठीक है। पूर्ण विराम दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए ऐसे प्रवाह को, ऐसे प्रवाह को आंतरिक प्रवाह कहते हैं। आंतरिक मतलब कंकड़ पत्थर से अंदर में प्रवाहित हो रही है, आंतरिक प्रवाह कहते हैं। फिर पूर्ण विराम दीजिए, यह क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त है, यह क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त है, अनुपयुक्त है यानी उपयुक्त नहीं है, यहाँ उत्पादन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ उत्पादन नहीं होगा, अनुपयुक्त है। चलिए ये हो गया आपका भावर संरचना।
उसके बाद लिखिएगा आप लोग तराई संरचना। लिखिए, समझ गए हैं अब आप लिखिए। इसके बाद लिखिए तराई संरचना। तराई संरचना लिखिए। लिखिए, यह संरचना भावर प्रदेश के दक्षिण, भावर प्रदेश के दक्षिण सकरी पेटी में पश्चिम से पूर्व की ओर समानांतर स्थित है। इसी का समानांतर स्थित है, ठीक है, स्थित है। इसकी उत्पत्ति भावर प्रदेश की नदियों का सतह पर अचानक आने और जल के फैलाव तथा जल जमाव से हुई है। इसी कारण यह दलदली संरचना है। यहाँ कई क्षेत्र में चावल एवं जूट की कृषि की जाती है। आपको पता है कि चावल वहीं होता है जहाँ पानी अधिक हो, जूट वहीं होता है जहाँ पानी अधिक हो। इन दोनों को पानी हमेशा चाहिए, इसलिए इस क्षेत्रों में चावल का उत्पादन होता है। जैसे आप बिहार चले जाएंगे, जैसे आप यूपी चले जाएंगे, तो इसी तराई क्षेत्रों में धान का उत्पादन साल में 2 बार हो जाता है, ठीक है, साल में 2 बार होता है, कहीं कहीं 3 बार भी हो जाता है, ठीक है। इस क्षेत्रों में, ये तराई क्षेत्रों में जूट का भी उत्पादन होता है। तो लिखिए, यहाँ कई क्षेत्र में चावल और जूट की कृषि की जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में तराई संरचना सर्वाधिक विकसित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में तराई संरचना सर्वाधिक विस्तृत है। देखिए, जब आप पूर्वी यूपी में आएंगे और पूरे ईस्ट बिहार में आएंगे तो ये तराई संरचना बहुत विकसित है, और वहाँ पे धान की खेती बड़ी मात्रा में होता है, ठीक है। साल में 2 बार धान हो जाता है, किसी किसी क्षेत्रों में 3 बार भी हो जाता है, ठीक है। तो धान वहाँ पे होता है। चलिए, अब आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोगों को कुछ समझाते हैं, जैसे जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख समझाते हैं क्या होता है। देखिए, यही फिगर को रहने देते हैं हम, ठीक है, इसी फिगर को रहने दीजिए। बस इसी में हमको क्या करना है, ये वाला जो इलाका है इसको हम कहेंगे जलोढ़ शंकु। जो भावर प्रदेश है ना, इसी को जलोढ़ शंकु कहते हैं। अभी समझाते हैं क्यों। इसी को जलोढ़ शंकु कहते हैं, ठीक है। और इसको, ये जो तराई प्रदेश है ना, इसको जलोढ़ पंख कहते हैं, इसको जलोढ़ पंख कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं, देखिए, जब नदियां अपने साथ कंकड़ पत्थर प्रवाहित करके लाती है और अपने पाद प्रदेश, पाद मतलब जो ये पहाड़ है ना, इसका नीचे वाला इलाका, पाद प्रदेश में जो ये कंकड़ पत्थर को जमा करती है, ये शंकुआकार में करती है। जैसे बहाती है, जैसे नदी प्रवाहित हो रही है और अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके गई और इस प्रकार से बहा के अपने मुहाने पे जमा कर दी, तो इस प्रकार से यहाँ पे शंकु आकार बन जाती है, ठीक है, शंकुआकार। इसलिए इसको शंकुआकार कहते हैं, जलोढ़ शंकु कहते हैं इसको। और उसके बाद जब यही, अब उसके बाद जो ये जलोढ़ पंख है, ये जो तराई भाग है, इसी से कंकड़ पत्थर के बाद जो महीन महीन कण है, इसके बाद दिखाई देता है और ये पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। देखिए, ये पूरे क्षेत्र में फैल गया, इससे निकला हुआ महीन कण ये पूरे, और इस प्रकार से ये फैल जाता है। अब ये देखिए, ये फैल गया तो पंखा आकार का हो गया, ठीक है, इसीलिए इसको जलोढ़ पंख कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख। तो ये पहला फिगर, ये फिर इसी को बना के लिख दीजिएगा, जलोढ़ शंकु जलोढ़ पंख, ठीक है। तो ये पहले जो कंकड़ पत्थर है बड़ा बड़ा, जो भावर प्रदेश है, ये जलोढ़ शंकु है, और जो तराई प्रदेश है ये जलोढ़ पंख के तरह है। आप लोग गांव घर में देखे होंगे, जब आपके यहाँ बारिश होती होगी, ठीक है, तो फील्ड में, या पहले कच्ची का घर था सबका, तो जब जब बारिश होती है, तो बारिश जब होने के बाद बहुत बारिश हुआ और आंगन का मिट्टी या दरवाजे का मिट्टी कट कट के बहती है, और उसके बाद देखिएगा जहाँ गड्ढा होगा, जहाँ सब मिट्टी जा रही होगी, जहाँ पानी जा रही होगी नाला में, देखिएगा वहाँ महीन महीन कण जमा हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये दरवाज़ा है, ठीक है, और इधर ढलान है, मान लीजिए सारा पानी बह के इधर आ रही है, देखिए यहाँ पे महीन महीन कण, इस प्रकार से मिट्टी ऐसे ऐसे पतला महीन कण बन जाती है, इस प्रकार से शंकु आकार का,
देखे होंगे आप लोग, इमेजिन कीजिए, आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये इस प्रकार शंकु आकार का देखिएगा, उसी में बड़ा बड़ा कण सब यहाँ रहेगा, उसी में इधर रहेगा नज़दीक में, और जो महीन कण होगा वो दूर चला जाएगा और देखने में बहुत सुंदर लगेगा। कि हम लोग बचपन में उसमें पैर रख देते थे, हाथ छाप बना देते थे। ठीक है, तो आप लोग इमेजिन कर रहे होंगे, बस सेम टू सेम यही बड़ा आकार का हो जाता है, यहीं पे वही चीज़ें हैं। ठीक है, जो अब यही चीज़ें यहाँ हम आपको समझाए, दरवाजे में या आंगन में दिखाई देता है आज भी गांव समाज में। ठीक है, और यही चीज़ें जब बड़ा आकार में हो गया यहाँ पे, तो महीन कण वाला क्षेत्र हो गया जलोढ़ पंख, क्योंकि पंखा के आकार का हो गया। और जो मोटा मोटा कण है, जो आपका मतलब भावर प्रदेश है, वो जलोढ़ शंकु बन जाती है। ठीक है, तो अब लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा, एक फिगर बना देते हैं, इसी को अच्छे से बना देते हैं फिगर। एक फिगर तो ये हो गया, एक फिगर मान लीजिए ये पहाड़ है, ये पहाड़ है। ठीक है, मान लीजिए ये पहाड़ है। ठीक, अब यहाँ से मान लीजिए ये नदियाँ जो है इस प्रकार से एकदम शंकुआनुमा बना देती है, एकदम इस प्रकार से शंकुआनुमा बना देती है। देखिए पंखा की तरह है। ठीक है, पंखा की तरह है। ये इधर से देखिए, ये नदी प्रवाहित हो रही है, इधर से नदी प्रवाहित हो रही है, यहाँ नदी प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये पर्वत की चोटी है, नदी जो है कि हमेशा पर्वत चोटी से निकलेगी। ठीक है, इसी को हम कहेंगे जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख, ये पंख आकार हो गया। ठीक है, यहाँ से नदी निकलती है, ये पर्वत है, ये पर्वत है, और ये जलोढ़ पंख है। और यहाँ पे अपने जो मुहाने पर यहाँ पे कंकड़ पत्थर है और ये फैल गया तो जलोढ़ पंख है। ये दूसरा फिगर है। तो पहला फिगर ये बनाइएगा। ठीक है, देखिए ये वाला 2 बार बनेगा, एक बार तो आपका भावर और तराई प्रदेश वाला में बनेगा, फिर इसी को बना लीजिएगा। ठीक है, फिर इसी को बना लीजिए, लिखने के बाद इसको बनाइए और उसके बाद इस फिगर को बनाइए। ठीक है, यहाँ पे दे दीजिएगा 1 और यहाँ पे 2, इस फिगर में 2। अब इसके बाद लिखिए, लिखने के बाद और क्लियर हो जाएगा। लिखिए, नदियाँ पर्वतों से उतरती हुई, पर्वतों से उतरती हुई पर्वत के पाद प्रदेश में, पाद मतलब निचली भाग में, पर्वत के पाद प्रदेश में कंकड़ पत्थर एवं जलोढ़कों का निक्षेप, निक्षेप बता ही दिए हैं क्या होता है, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण सब बता दिए हैं। ठीक है, निक्षेप, निक्षेप मतलब आके जमा कर देना, आके कंकड़ पत्थर लाके जमा कर देना, वहाँ पे निक्षेपित कर देना। ठीक है, तो निक्षेप शंकुआकार आकृति में करती है, शंकुआकार आकृति में करती है, जिसे जलोढ़ शंकु कहते हैं, जिसे जलोढ़ शंकु कहते हैं। जलोढ़ शंकु का अधिक विस्तार होने से, जलोढ़ शंकु का अधिक विस्तार होने से या जलोढ़ शंकु के आगे, जलोढ़ शंकु के आगे अपेक्षाकृत सूक्ष्म जलोढ़ कणों के वृहद क्षेत्र में निक्षेप होने से, वृहद क्षेत्र में निक्षेप होने से निर्मित आकृति को जलोढ़ पंख कहते हैं, जलोढ़ पंख कहते हैं, जलोढ़ पंख कहते हैं। एक प्रकार भारत का भावर प्रदेश एवं तराई प्रदेश, भावर एवं तराई प्रदेश एक प्रकार से जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख के समान ही भौतिक संरचना है। एक प्रकार से जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख के समान ही भौतिक संरचना है। यानी कि भावर प्रदेश जलोढ़ शंकु की तरह है, तराई प्रदेश जलोढ़ पंख की तरह है। ठीक है, जलोढ़ पंख के समान भौतिक संरचना है। ठीक है, भावर एवं तराई प्रदेश। चलिए, अब आप लोग इसको भी समझ गए, जलोढ़ शंकु क्या है, जलोढ़ पंख क्या है, ये भी समझ गए। अब देखिए, अब आपको बताते हैं कि बांगर, खादर, डेल्टाई प्रदेश बता ही दिए हैं, बस उसको लिखाना है एक फिगर में देके। ठीक है, अब भारत के किस क्षेत्रों में होता है उसको भी समझाएंगे। पहले एक फिगर बना लीजिए आप लोग, उसके बाद फिर हम मतलब लिखाते हैं। देखिए, पहले एक फिगर बना लेते हैं मैदान का।
आप लोग टाइमिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस मत दीजिएगा, आप लोग पढ़ाई में ध्यान दीजिए। जितना अच्छा टाइम दीजिएगा उतना बेहतर हम आप लोगों को बता पाएंगे, ठीक है। आप लोग नहीं हड़बड़ाइएगा कि ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, 1 घंटा 1.25 घंटा का क्लास होगा तो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, ठीक है। चलिए, कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा चीनी दीजिएगा उतना ज़्यादा मीठा होगा, बस वही चीज़ें हैं। जितना ज़्यादा टाइम दीजिएगा उतना बेहतर पढ़ाई होगा। चलिए, तो पहले हम एक मैदानी प्रदेश का फिगर बना लेते हैं। आज इंक जो है बहुत ज़्यादा ही इसमें डाला गया और मेरा ये शर्ट भी ख़राब कर दिया। चलिए, कोई बात नहीं है। देखिए, ये आपका मैदानी भाग, और एक होगा ज़्यादा हो। ठीक है, ये मैदान है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब इसी में 2 और बन जाएगा। ये एक प्रदेश, एक ये प्रदेश, ठीक है। अब देखिए, इसी को समझिए। ये सिंधु का मैदान आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, और एक वाला बीच का पश्चिमी यूपी प्लस बिहार, ठीक है। और ये पूर्वी यूपी प्लस बिहार, ये पश्चिम बंगाल, और ये असम का क्षेत्र है। अब देखिए, जो ये वाला मैदान है आप लोगों को पहले ही फिगर में बता चुके हैं, इसीलिए अब ज़्यादा बताने की ये नहीं है कि इसको हम लोग सिंधु का मैदान कहते हैं, इसको हम लोग सिंधु का मैदान कहते हैं। क्षेत्र विभाजन पहले ही बता चुके हैं, सिंधु का मैदान कहते हैं कि इस वाला भाग में पंजाब हरियाणा राजस्थान का क्षेत्र आता है, ठीक है। और इसको, इसके बाद वाला जो यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम लोग ऊपरी गंगा का मैदान कहते हैं। ये हो जाएगा आपका ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये निम्न गंगा का मैदान है, निम्न गंगा का मैदान है ना। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। और ये इसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक है, ये हम आप लोगों को बोल लेते हैं ब्रह्मपुत्रा का मैदान या असम का मैदान। ब्रह्मपुत्रा का मैदान, या इसी को असम का मैदान कहते हैं हम लोग, ठीक है। असम का मैदान या ब्रह्मपुत्रा का मैदान इसको कहते हैं, ये वाला। अब देखिए, इसकी संरचना को समझिएगा। जो ये वाला, इंक बहुत ज़्यादा डाला गया है। चलिए, देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है, जो हिमालय से सटा हुआ प्रदेश है, यही आपका कंकड़ पत्थर वाला इलाका, ये आपका कंकड़ पत्थर वाला इलाका है, ठीक। ये कंकड़ पत्थर वाला इलाका। और उसके बाद जो है उसके निचले वाला जो भाग है, ये वाला भाग छोटा छोटा महीन कण से बना हुआ है। इस फिगर को आप लोग बनाइए, महीन कण से बना हुआ है।
फिगर से आपका दिमाग में सेट रहेगा, और ये दिमाग हमेशा फिगर को कैप्चर करती है और वो कभी भूलती नहीं है। ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला बांगर प्रदेश, ठीक है, ये वाला जो सिंधु का मैदान है ये बांगर प्रदेश है, ये बांगर प्रदेश। और ये वाला जो ऊपरी गंगा का मैदान है ये भी बांगर प्रदेश है, ये भी बांगर यानी पुरानी जलोढ़ है यहाँ, बांगर प्रदेश, बांगर का नहीं बांगर प्रदेश। ये वाला जो है पश्चिमी पूर्वी यूपी और बिहार, ये खादर प्रदेश, ये क्या है, ये खादर प्रदेश है। अच्छे से आप लोग लिखिएगा इसको, खादर प्रदेश। ठीक, और ये जो असम का मैदान है ये भी खादर प्रदेश, ये भी खादर प्रदेश। अब देखिए, चूँकि यहाँ पे नदियाँ गिरती है तो यहाँ विभाजित होकर डेल्टा का निर्माण करती है, इसलिए ये वाला जो भाग है ये डेल्टाई प्रदेश, ये डेल्टाई प्रदेश, ये डेल्टाई प्रदेश, एकदम ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए जो सिंधु का पूरा मैदान है ये लगभग बांगर प्रदेश है, एकदम पूरे वो बांगर प्रदेश है। ये वाला भाग भी बांगर प्रदेश है। उसके बाद खादर प्रदेश, डेल्टाई प्रदेश, खादर प्रदेश, ये भी खादर प्रदेश है। ब्रह्मपुत्रा का मैदान ये खादर प्रदेश है। ठीक है, तो ये है आपका इसका विभाजन। अभी इसके बारे में लिखा भी देख। अब देखिए नदियाँ इधर से आती है तो सबसे पहले ये वाला जो भाग हो गया आपका, ये कंकड़ पत्थर युक्त संरचना, ये वाला संरचना क्या है, ये संरचना आपका हो जाएगा भावर प्रदेश, ये हो जाएगा आपका भावर प्रदेश। और उसके नीचे वाला जो संरचना है ये हो जाएगा तराई प्रदेश, ये हो जाएगा तराई प्रदेश। ठीक है, ये देखिए, तो अब देखिए भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर, बांगर, खादर, खादर और डेल्टाई प्रदेश, एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अब इसकी ऊंचाई भी हम आप लोगों को बताए थे, फिर हम लिखा देंगे, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अन्य संरचना अभी समझा देंगे, क्लियर हो जाएगा। अब आप लोग लिखिए बांगर प्रदेश, लिखिए आप लोग पहले बांगर प्रदेश, खादर और डेल्टाई प्रदेश लिखाना है तो पहले लिखिए बांगर प्रदेश। हम आपको इसके बारे में भावर प्रदेश लिखा दिए, तराई प्रदेश लिखा दिए। ठीक, अब आप लोग बांगर प्रदेश लिखिए, बांगर प्रदेश लिख के हेडलाइन देख के देश दीजिए। लिखिए यह मध्यवर्ती मैदान का प्राचीन जलोढ़ संरचना है, प्राचीन जलोढ़ संरचना है, संरचना का क्षेत्र है, कर दीजिएगा, प्राचीन जलोढ़ संरचना का क्षेत्र है जिसे प्राचीन बाढ़ का मैदान कहते हैं। आप लोगों को बता ही दिए कि पहले उस क्षेत्र में बाढ़ आती थी, जैसे कि नदियाँ मैदानी भाग में इस तरह से प्रवाहित होती है, इस तरीके से प्रवाहित होती है। अब नदी जो है, मान लीजिए यहाँ नदी प्रवाहित हो रही है, लेकिन धीरे धीरे नदी अपनी धारा चेंज करके इधर आ गई और इधर आ गई, ये धारा चेंज करके यहाँ आ गई। अब देखिए यहाँ पहले बाढ़ आती थी, नदी थी तो, लेकिन अब बाढ़ नहीं आने लगी, अब इधर बाढ़ आने लगी। तो ये तो पहले खादर था ना, ये पहले क्या था, खादर था। ठीक है, यानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, नवीन मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जो नया मिट्टी होती है ना उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जलोढ़। और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, एक होता है खादर मिट्टी और एक होता है बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी, खादर मतलब नया जहाँ हर एक साल बाढ़ आता हो, बांगर मतलब पुराना, जो खादर मिट्टी ही पुराना हो गया उसी को बांगर कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ बाढ़ नहीं आने लगी तो इसीलिए अब ये खादर पुरानी हो गई, तो मतलब जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ को मतलब नया है तभी खादर, लेकिन वो पुराना हो गई तो वही बांगर कहलाएगी। तो लिखिए जिसे प्राचीन बाढ़ का मैदान कहते हैं। यह अपेक्षाकृत ऊंचा क्षेत्र है, यह अपेक्षाकृत ऊंचा क्षेत्र है। किससे ऊंचा, बाढ़ का मैदान से ऊंचा क्षेत्र है, जहाँ अब मनुष्य भी निवास करने लगा। ठीक है, ऊंचा क्षेत्र है जिसकी औसत ऊंचाई 100 से 300 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 100 से 300 मीटर है, औसत ऊंचाई 100 से 300 मीटर है। इसका विस्तार पुण्य विराम दे के लिखिएगा, इसका विस्तार ऊपरी गंगा के मैदान तथा सिंधु के मैदान में है, ऊपरी गंगा के मैदान तथा सिंधु के मैदान में है। ये बांगर प्रदेश है, सिंधु के मैदान में है।
पूर्ण विराम दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अपेक्षाकृत ऊंचा क्षेत्र होने के कारण, अपेक्षाकृत ऊंचा क्षेत्र होने के कारण यह बाढ़ मुक्त क्षेत्र है। यह बाढ़ मुक्त क्षेत्र है, यानी यहाँ बाढ़ नहीं आती है। यहाँ नदियों का बाढ़ का जल मैदानी क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता है। इसी क्षेत्र में कोमा देके लिखेगा, इसी क्षेत्र में हरित क्रांति को सफलता प्राप्त हुई। देखिए, जो इस क्षेत्र में नदियाँ प्रवाहित होती है, तो जो नदी की धारा है, जैसे नदी प्रवाहित होती है ना, इस क्षेत्रों में आप देखेंगे तो ये नदी की जो धारा है, ये मैदानी भाग है, ये पूरा मैदानी भाग है, तो नदी इधर बाढ़ नहीं लाती है, बस अपनी धारा में ही प्रवाहित होती है। ठीक है, इधर ये मैदानी भाग में ये बाढ़ नहीं लाती है, इस क्षेत्र को डुबाती नहीं है, बस अपने क्षेत्र में ही प्रवाहित होती है जो उसकी धारा है। लेकिन यही जब आगे देखेंगे बिहार और यूपी में जब आती है, पूर्वी यूपी बिहार में, तो ये नदी पूरा बाढ़ के मैदान को डुबा देती है, पानी ला देती है पूरे क्षेत्र में, ये पानी ला देती है, सड़क चौराहा सब डूब जाता है बाढ़ के मौसम में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पश्चिमी यूपी में देखेंगे आप, और मतलब ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का क्षेत्र में, तो यहाँ वो बाढ़ नहीं लाती है मैदानी भाग में। ठीक है, इसलिए इधर बाढ़ नहीं आता है। जो हरित क्रांति लाया गया था, इसीलिए हरित क्रांति यहाँ सफल हुआ। कहाँ पे? बांगर प्रदेश में। लेकिन बिहार में, यूपी में, पूर्वी यूपी में हरित क्रांति सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर साल बाढ़ आती है और हजारों बीघा, हेक्टेयर, एकड़ ज़मीन में जो है कि जो फसल लहलाता हुआ फसल डुबा देती है। और इसी कारण से हरित क्रांति बिहार में सफल नहीं हुआ, इसलिए बिहार के किसान मजदूर बन गए। ठीक है, अधिकतर अभी भी एक तो ऐसे ही खुदकास्ट नहीं है, सब के सब भूमिहीन किसान हैं, इसलिए वो मजदूर बन गए और उनका खेती हर साल नष्ट हो जाती, आज भी नष्ट हो जाती है। जो भादों का मौसम में पानी आता है, तो जो हम लोग गांव में कहते हैं भदैया मकई, वो नहीं हो पाता है। उस समय जो भी फसल वो सारा डूब जाता है, जिसके कारण से भारी नुकसान होता है किसान को। इसलिए बिहार के किसान सब के सब मजदूर बन गए, पूर्वी यूपी के किसान मजदूर बन गए और वो मजदूरी करने के लिए अन्य अन्य राज्यों में चले गए। वहाँ हरित क्रांति भी सफल नहीं हुआ। ठीक है, और यही पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में हरित क्रांति सफल हुआ, उत्पादन खूब होती है, वहाँ का किसान धनी है, वहाँ किसान कार से खेत जाते हैं, ट्रैक्टर लेकर, सब किसान का ट्रैक्टर है, अपना जुताई का, बड़े बड़े किसान हैं, भूमि उनके पास बड़ी बड़ी है, और उस किसानी करके ही उन लोगों ने जो है कि बड़ी बड़ी संपत्ति अर्जित कर ली है, करोड़पति है किसान। लेकिन बिहार में हर साल बाढ़ आती है, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसका फसल नष्ट नहीं होता होगा बाढ़ के मौसम में, बिहार और पूर्वी यूपी में। ठीक है, इसीलिए इस क्षेत्रों में जो है हरित क्रांति सफल हुई, लेकिन इधर आपका हरित क्रांति सफल नहीं हुई बाढ़ के कारण से, इसीलिए फसल अधिक नहीं उत्पादन कर पाते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, अब देखिए करंट वाला भी मुद्दा था इधर 2023 वाला। 2023 में क्या हुआ, इस क्षेत्रों में भी, बांगर प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आया था। ठीक है, आप लोग न्यूज में सुने होंगे 2023 में दिल्ली, हरियाणा के क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में बाढ़ आया था। ठीक है, पंजाब के क्षेत्रों में बाढ़ आया था, आप लोग न्यूज में सुने होंगे, उसको भी लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। तो सन 2023 में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण यहाँ भी कई क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हो गया, लेकिन इसका संबंध जल प्रबंधन की चुनौती से अधिक है। अब देखिए, इसको हम बाद में समझाएंगे, जो हम अभी लिखा है। ठीक है, मानसून में समझाएंगे, बस अभी लिख लीजिए, आप लोग समझ जाइए। ठीक है, नहीं तो आगे समझाएंगे। ठीक है, अब लिखिए, अब आगे आप लोग दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग दीजिएगा खादर प्रदेश। अब लिखिएगा खादर प्रदेश, लिखिए खादर प्रदेश में यह मध्यवर्ती मैदान का नवीन जलोढ़ संरचना का क्षेत्र है। यहाँ लगभग प्रत्येक वर्ष नदियों द्वारा बाढ़ के साथ नवीन जलोढ़ों का निक्षेप होता रहता है।
पूर्ण विराम दीजिएगा। उसके बाद लिखिए नवीन जलोढ़क अधिक सूक्ष्म होते हैं। नवीन जलोढ़क अधिक सूक्ष्म होते हैं और बांगर की तुलना में यह सूक्ष्म जलोढ़ कण की संरचना है। सूक्ष्म जलोढ़ कण की संरचना है। सूक्ष्म जलोढ़ कण की संरचना है। फिर पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। मध्य गंगा के मैदान में पूर्वी यूपी तथा बिहार एवं ब्रह्मपुत्रा के मैदान में खादर संरचना पाई जाती है। फिर पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इस प्रदेश में उर्वरक जलोढ़ मृदा के बावजूद यहाँ हरित क्रांति को सफलता प्राप्त नहीं हुई। पूर्ण विराम, इसका एक प्रमुख कारण है यहाँ लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ की समस्या का बड़े क्षेत्र में उत्पन्न होना। यहाँ लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ की समस्या का बड़े क्षेत्र में उत्पन्न होना। पूर्ण विराम, खादर क्षेत्र की औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर तक है। 50 से 100 मीटर तक है। उसके बाद लिखिए डेल्टाई प्रदेश। हम स्पीड बोल रहे हैं, आप लोग रोक के वीडियो लिखिएगा, ठीक है। डेल्टाई प्रदेश लिखिए। डेल्टा नदियों के मुहाने के पास निर्मित एक विशिष्ट संरचना है। पूर्ण विराम, जहां नदी की मुख्य धारा कई उपधाराओं में विभक्त होकर मुहाना बनाती है। पूर्ण विराम, धाराओं के मध्य जलोढ़कों का निक्षेप होता है। फिर पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्रा की नदियाँ संयुक्त रूप से डेल्टा का निर्माण करती है। इसका एक वृहद भाग पश्चिम बंगाल में स्थित है। पूर्ण विराम, बांग्लादेश डेल्टा के क्षेत्र में ही है। फिर पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। यहाँ डेल्टा के ऊपर उठे हुए भाग को चार लिखिएगा। तो इसमें जो है इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास घेर के इसको अंडरलाइनिंग कर दीजिएगा। उठे हुए भाग को 4 तथा जलयुक्त भाग को बेल, इसको भी पैराग्राफ अंडरलाइनिंग करके और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से घेर दीजिएगा। को बेल कहते हैं। 4 में मानव आवास होता है। पूर्ण विराम दे के लिखिएगा। 4 में मानव आवास होता है। अब देखिए डेल्टा को समझिए। हम आपको बोले गंगा ब्रह्मपुत्रा की जो डेल्टा है वो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। यानी इधर से गंगा नदी प्रवाहित होती है और इधर से आती है ब्रह्मपुत्रा नदी, इधर से आती यहाँ से निकलती है और ये ब्रह्मपुत्रा नदी ये पूरे बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल और इस इलाका में मुहाना में ये बड़ा सा डेल्टा का निर्माण करती है। इसी को हम लोग कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। इसको कहते हैं सुंदरवन डेल्टा।
और ये कौन सी नदियाँ बनाती है? इधर से ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के मिलने से। अब देखिए, तो हम आपको डेल्टा समझा देते हैं पहले। मान लीजिए कि नदी आती है इधर से, मान लीजिए नदी प्रवाहित हो रही और आई, ठीक है। अब यहाँ पे जब गिरने लगती है समुद्र में तो वो कई धाराओं में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार से देखेंगे कि इसकी कई धाराएं निकलने लगती है। इस प्रकार से एक ही नदी की कई धाराएं निकलने लगती है। देखिए, कई धाराएं निकलने लगती है। अब देखिए, ये मुहाने के गिरने के पास ये कई धाराओं में विभक्त हो गई है। अब नदी जो अपने पास कंकड़ पत्थर लाती है, सॉरी लास्ट में कंकड़ पत्थर नहीं, जो मिट्टी लाती है, ठीक है, जो मिट्टी लाती है, ये जो दो धारा है इनके बीच के क्षेत्र में ये निक्षेपित कर देती है। तो ये ऊंचा क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र क्या है? ऊंचा क्षेत्र है। ये वाला नदी का धारा, ये नाली बना हुआ है, ये तो नाली है, ठीक है, ये पूरे के पूरे ये नाली बना हुआ है, नदी है ये, इसमें पानी प्रवाहित हो रही है इसमें, ठीक है। लेकिन ये ऊंचा प्रदेश है, तो इसी ऊंचा प्रदेश को, ये पूरे प्रदेश को हम लोग डेल्टा कहेंगे। ये पूरे प्रदेश को हम लोग क्या कहेंगे? ये पूरे प्रदेश को हम लोग डेल्टा कहेंगे। ये पूरे प्रदेश को क्या कहेंगे हम लोग? डेल्टा कहेंगे, डेल्टा। अब देखिए, इसी डेल्टा में जो नदी है ये बहुत बड़ा क्षेत्र में होता है, पूरा लगभग बांग्लादेश, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र, छोटा नहीं, ठीक है। ये दो नदी के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। तो ये जो उठा हुआ भाग होता है इसी को हम आपको बताएं क्या कि चार कहते हैं। ये उठा हुआ भाग को चार कहते हैं। और जो नदी है, ये जो पानी जहाँ प्रवाहित हो रही है नदी है, इसी को बील कहते हैं। मतलब वो बील बना दी है तो उसी को बील कहते हैं, ठीक है। ये पूरा भाग को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं, ठीक है, डेल्टा कहते हैं, ठीक है, डेल्टा, ठीक। यही हो गया आपका डेल्टा। तो ये मतलब ऊंचा हुआ भाग, इसमें उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर इस भाग में उत्पादन होगा तो बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, जैसे कि चावल होता है, जूट की खेती होती है। इसलिए दुनिया में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कौन करता है? बांग्लादेश। और इसी का इसका लगभग हिस्सा जो है ना, ये लगभग हिस्सा बांग्लादेश में है। और ये थोड़ा सा जो हिस्सा बचा, यही वाला हिस्सा ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसीलिए पश्चिम बंगाल में चावल की खेती साल में 3 बार हो जाता है, ठीक है। उधर 24 परगना जिला पड़ता है इस क्षेत्रों में, यहाँ पे साल में 3 बार हो जाता है उत्पादन, ठीक है, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में। तो ये है आपका डेल्टाई क्षेत्र, ठीक है। अब अन्य संरचना में हम आपको बोले हैं पेरा डेल्टा, रेह कल्लर, भूर, धांड, बेंट भूमि, चौस, इसको भी समझना है। देखिए एक एक करके इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अभी 5-7 मिनट अभी आप लोगों को लेते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग लिखिएगा। अब पैरा डेल्टा लिखिए, पैरा डेल्टा लिखा देते हैं, पहले समझा देते हैं पैरा डेल्टा। देखिए पैरा डेल्टा क्या होता है? मान लीजिए कि दो नदी है, इधर से एक नदी आ रही है और एक नदी इधर से भी आ रही है, दोनों आके यहाँ मिली और उसके बाद ये प्रवाहित हो रही है। दोनों नदी मिलने के बाद ये प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और उसके बाद तो इधर ये डेल्टा बना देगी, मुहाने के पास ये डेल्टा बना दी। मान लीजिए ये डेल्टा है, ठीक, ये डेल्टा। तो देखिए ये डेल्टा और यहाँ पे नदी, देखिए ये क्षेत्र, ये भी नदी है, ये भी क्या है? नदी है, ये भी क्या है? नदी है, ठीक है। ये भी नदी, ये भी नदी। तो दो नदियों का बीच का क्षेत्र को क्या कहते हैं? बीच का क्षेत्र दोआब कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? दोआब। दो नदियों का बीच का क्षेत्र को दोआब। ये नीचे में क्या है? डेल्टा। डेल्टा। इसी का जो ये बीच का क्षेत्र है, डेल्टा और दो नदी के दोआब का जहाँ मिलन होती है, इसी का बीच का क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? पेरा डेल्टा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेरा डेल्टा। डेल्टा, पैरा डेल्टा कहते हैं इसी को, ठीक है। डेल्टा का पैर वाला हिस्सा, डेल्टा का पैर वाला हिस्सा पैरा डेल्टा कहते हैं इसको, ठीक है। तो अन्य संरचना में लिख लीजिएगा, आप पैरा डेल्टा लिखिए और इस फिगर को बना लीजिए। पहले लिखिए पैरा डेल्टा, ठीक है। उसके बाद इस फिगर को बनाइए, उसके नीचे लिखिए पैरा डेल्टा। पैरा डेल्टा नदी के दोआब तथा नदी के डेल्टा के मध्य, नदी के दोआब तथा नदी के डेल्टा के मध्य, नदी के डेल्टा के मध्य स्थित अपघर्षण का क्षेत्र होता है। स्थित अपघर्षण का क्षेत्र, अपघर्षण का क्षेत्र होता है। यानी देखिए एक इधर से नदी आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है, तो दो यहाँ पे मिल गई और उसके बाद नदी आगे प्रवाहित हो रही है। उसके बाद मुहाने पे ये क्या बना रही है? समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा बना रही है,
ठीक है। और डेल्टा बनाने से पहले और जब नदी जहाँ मिली उन दोनों का बीच का क्षेत्र को पेरा डेल्टा कहते हैं, ठीक है, पेरा डेल्टा कहते हैं। ठीक, यहाँ पे भी उत्पादन बहुत अधिक होगा ये वाला क्षेत्र में भी, क्योंकि ये दलदली क्षेत्र से ऊपर होता है, ठीक है। तो ये पेरा डेल्टा हो गया, ठीक है। अब आप लोग क्या छूट गया, रेह कलर, उसको भी समझ लेते हैं रेह कलर क्या होता है। देखिए उसको भी लिखा भी देंगे हम, ठीक है, लिखा भी देंगे, पहले लिख लीजिए फिर समझा देते हैं, तब रेह कलर को पहले सारा लिखा देते हैं। लिखिए तो रेह या कलर, इसको लिख के डैश दीजिए, रेह या कलर। यह संरचना बांगर संरचना के प्रदेश में, बांगर संरचना के प्रदेश में नहर सिंचाई के कारण, बांगर संरचना के प्रदेश में नहर सिंचाई के कारण जल जमाव होने और वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप, जल जमाव होने और वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप लवण की मात्रा में वृद्धि से उत्पन्न हुई है, लवण की मात्रा में वृद्धि से उत्पन्न हुई है। अतः यह लवणीय संरचना है, अतः यह लवणीय संरचना है। रेह या कलर कैसी संरचना है, ये लवणीय संरचना है, ठीक है। लवण मतलब नमक से युक्त, लवणीय संरचना है। अब उसके बाद लिखिए, चौस लिख के डैश दीजिएगा, ठीक है, चौस लिख के डैश दीजिए, चौस लिख के डैश दीजिए। यह एक ऊबड़ खाबड़ संरचना है, लिखिए यह एक ऊबड़ खाबड़ संरचना है जो शिवालिक के दक्षिणी ढाल से, जो शिवालिक के दक्षिणी ढाल से उतरती हुई नदियों के अपरदन के कारण विकसित हुई है, अपरदन के कारण विकसित हुई है। इन नदियों को पूर्ण विराम दे के लिखिएगा, इन नदियों को इन नदियों को चो कहते हैं। ये इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिएगा, चो, ठीक है, अंडरलाइनिंग कर दीजिएगा। चो नदी कहते हैं, इन नदियों को चो नदी कहते हैं। पंजाब में चोस भूमि सर्वाधिक है, पूर्ण विराम दे के लिखिएगा, पंजाब में चोस भूमि सर्वाधिक। अभी हम समझाते हैं, अभी पहले लिख लीजिए फिर समझाते हैं। रेह कलर समझाते हैं, चोस समझाते हैं, चोस समझाते हैं। उसके बाद लिखिए बेट भूमि, बेट भूमि लिखिए, बेट भूमि लिखिए, बेट भूमि। यह भूमि सिंधु के मैदान में नदियों के बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, नदियों के बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। पूर्ण विराम। इसे ब्लफ या धाया भी कहते हैं, इसे ब्लफ या धाया, ब्लफ या धाया भी कहते हैं, ब्लफ या धाया भी कहते हैं। उसके बाद लिखेगा भूड़, ये लिखे भूड़, लिखिए सिंधु के मैदान में कहीं कहीं बालू के टीले पाए जाते हैं, बालू के टीले पाए जाते हैं, जिसे भूड़ कहते हैं, जिसे भूड़ कहते हैं। उसके बाद क्या छूट गया, धांड लिखिए, धांड लिखिए। सिंधु के मैदान एवं डेल्टाई भागों में जल जमाव के कारण निर्मित झील को धांड कहते हैं, निर्मित झील को धांड कहते हैं। बस ये सारा संरचना लिखा दिए। अब इसका फिगर एक एक करके समझना है। तो पैरा डेल्टा का फिगर आप लोग समझ गए, ठीक है, पैरा डेल्टा आप लोग समझ गए। अब आप लोग को एक एक करके भूड़ धांड क्या होता है उसका फिगर समझना है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, चलिए। तो उसका इन सभी का फिगर, ठीक है, फिगर। और एक क्लास और होगा, अभी विभाजन बताएंगे मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश का, एक क्लास और होगा, ठीक है। और उसी क्लास में हम आपको फिगर भी समझा देंगे सारा, ठीक है, इसका फिगर उसी क्लास में हम समझा देंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग इससे आगे अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आप लोग खूब मज़े से पढ़ाई कीजिए, आनंद लीजिए, ठीक है। और हमेशा अपना लक्ष्य के प्रति प्रेरित रहना है, कभी भी हतोत्साहित नहीं होना है, निराश नहीं होना है। ज़िंदगी में जब से इस धरती पर आए हैं, इस धरती पर जन्म लिए एक मनुष्य के रूप में, उसी समय से दुख और तकलीफ़ लेकर के ही आए हैं। बस उसी से हमेशा लड़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए, बाकी जीवन में एंजॉय कीजिए, आगे बढ़िए,
ठीक है। चलिए, और आप लोग जो है कि हमको भी सपोर्ट कीजिए, बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे क्या। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू।